Today we will begin with the adjustments. What we know is every adjustment have two effects. What you have to remember is एक इफेक्ट जब डेबिट में जाता है तो दूसरा क्रेडिट में ही जाएगा. ठीक है, जो दो इफेक्ट होते हैं वो एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है. लाइक क्लोजिंग स्टॉक, ये हम लोग 11th से करके आ रहे हैं. क्लोजिंग स्टॉक की पोस्टिंग हम कहाँ करते हैं? तो वी डू इट इन TC, दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेकंड इफेक्ट हमारा बैलेंस शीट में जाता है. ठीक है, तो दो इफेक्ट हो गए, एक बैलेंस शीट में असेट्स की तरफ और दूसरा TC, दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. सेकेंड इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में मैंने आपसे क्या बताया था? वो खर्चा जो हमारा अभी तक करने का बाकी है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. उसके एग्जांपल्स क्या क्या कहे थे मैंने आपसे? जैसे कि वेजेस पेंडिंग है पे करने का, सैलरीज पेंडिंग है, रेंट बाकी है, इंश्योरेंस बाकी है. कोई भी किस्म का खर्चा जो पे करने का बाकी है उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. उसमें से कुछ आपके ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम हो सकती है. जैसे अगर मैं वेजेस बोलूँ तो ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम हो जाएगी. फैक्ट्री रेंट बोलूँगी तो ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन सिर्फ रेंट अगर मैं बोलूँगी, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो वो कहाँ हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का. राइट. देन सैलरीज, तो सैलरीज भी प्रॉफिट एंड लॉस की हो जाएगी. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज एन एक्सपेंस विच इज़ पेंडिंग, और जो अभी तक हमारा पे करने का बाकी है तो वो कहाँ हम पोस्ट करेंगे? लाइबिलिटीज़ में. ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होंगे? एक तो हमारा लाइबिलिटी, क्योंकि वो बाकी है पे करने का, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? जो भी एक्सपेंस है ना उसके नीचे हम उसको ऐड कर देंगे. जैसे वेजेस हम लोगों को ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में दिया है, ओके, और नीचे एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन दी है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 है. तो हम क्या करेंगे? वाइल रीडिंग द क्वेश्चंस हम लोग वेजेस के बाजू में एक एस्ट्रिक करके रखेंगे, ताकि मुझे ये पता चले कि उसके अंदर एडजस्टमेंट है, सो दैट मैं उसको इनर कॉलम में लिखूँ. ठीक है, और फिर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा. आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर है तो उस वेजेस के नीचे मैं उसको ऐड कर दूंगी और उसको फिर आउटर कॉलम में लिखूंगी. ठीक है, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. सी ओवर हियर, अगर आपको वेजेस दिया है, प्रोडक्टिव वेजेस, वॉट एवर वेजेस दिया है, तो अगर मेरे इसके अंदर एडजस्टमेंट होगी तो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन द आउटर कॉलम आई विल राइट इट इन टू इनर कॉलम. जैसे परचेज में कैसे किया था? इनर कॉलम में लिखा था, और लेस परचेज था तो उसको लेस करके आउटर कॉलम में लिखा. उसी तरीके से कोई भी एडजस्टमेंट अगर आता है तो उसको हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में नहीं लिख के इनर कॉलम में लिखेंगे. फिर उसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट होगी, अगर कुछ प्लस करना है या कुछ माइनस करना है तो उसको इनर कॉलम में करेंगे, और फिर वॉट एवर इज द नेट रिजल्ट दैट वी विल राइट इन द आउटर कॉलम. ओके, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या हो जाएंगे? एक हो जाएगा लाइबिलिटीज और दूसरा हो जाएगा ऐड टू द एक्सपेंस. अभी आप देखो, लाइबिलिटीज हमारा क्या है? क्रेडिट है. ओके, एंड एक्सपेंस, एक्सपेंस हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट की तरफ. ऑलवेज डेबिट इज प्लस एंड योर क्रेडिट इज माइनस. लाइबिलिटी इज क्रेडिट एंड असेट्स इज डेबिट. ठीक है, सारी लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट इफेक्ट होती है और असेट्स जो है वो डेबिट इफेक्ट होता है. ठीक है, तो हमारा एक इफेक्ट हमने क्या किया था? हमने उसको लाइबिलिटीज़ में लिखा, इसलिए वो क्रेडिट इफेक्ट हो गया, और दूसरा इफेक्ट हम उसको डेबिट के तरफ ही प्लस कर रहे हैं. ठीक है, तो डेबिट को आप ऐसे ही बोल सकते हो कि डेबिट इज प्लस एंड क्रेडिट इज माइनस. आप लोगों ने स्कूल में किया है ना, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस. ठीक है, तो व्हेन यू आर गिविंग द सेम इफेक्ट इट इज प्लस, व्हेन यू आर गिविंग एन ऑपोजिट इफेक्ट इट इज माइनस. ठीक है, तो आप ये एक प्लस वाला हो गया और एक माइनस हो गया. ठीक है, सेकेंड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंस जो आपने एडवांस में पे करके रखे हैं. जैसे आपने इंश्योरेंस एडवांस में पे करके रखा है, आपने रेंट एक्स्ट्रा पहले ही दे के रखा है, तो जो भी आपने पहले दे के रखा है तो आप उसको क्या करोगे? माइनस करोगे. कुछ खर्चा करने का बाकी है तो प्लस, एक्स्ट्रा करके रखा है तो माइनस. समझ में आया? क्योंकि हम लोगों को इस करंट ईयर में, इस करंट ईयर से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस चाहिए, इस करंट ईयर से रिलेटेड ही सारी इनकम चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए. इस साल से ज़्यादा करेगा तो माइनस करेंगे, और इस साल में जितना किया है उससे कम महीनों का होगा तो बाकी के जो पेंडिंग मंथ्स है उसका हम लोग उसके अंदर प्लस कर देंगे. तो प्रीपेड है तो माइनस, हमेशा याद रखो, प्रीपेड इज माइनस एंड आउटस्टैंडिंग इज प्लस. तो प्रीपेड अगर दिया है कोई भी एक्सपेंस तो हम उसको क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं. किस में से माइनस करेंगे? तो जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस है उसमें से हम उसे माइनस करेंगे. जैसे हमारा
एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आता है। तो जिस किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेंस के बारे में वो लोगों ने बताया है उसमें से हम उसे माइनस करेंगे। अभी हमने एडवांस में पे करके रखा है ना, तो हम लोगों को उसको सेकेंड पे कहाँ देना होगा, तो वो मेरा क्या होगा, असेट्स होगा ना। अगर जो मेरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे अगर वो मेरी लाइबिलिटी है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरे क्या हो जाएंगे, असेट्स। ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब प्री रिसीव्ड इनकम। जैसे ये मैंने आपको बैलेंस शीट के समय में समझाया था। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब ये होता है कि मुझे एडवांस में किसी काम के पैसे मिले हैं, अगर मैं वो काम नहीं कर पाती हूँ तो मुझे उसको रिटर्न करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो फिर वो मेरी क्या हुई, लाइबिलिटी। ठीक है। अगर मुझे दिया गया काम जिसके मुझे एडवांस मिले हैं वो मुझे नहीं करने जम रहा है या अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे उसको वो रीपे करना पड़ेगा, तो दैट विल बी माई लाइबिलिटी। तो उसका एक इफेक्ट है लाइबिलिटी। और दूसरा, एडवांस में पैसे मिले हैं तो हम लोग उसको माइनस करेंगे। समझ में आया। इनकम रिसीवेबल, पैसे आने के बाकी है, तो जो भी आने की बाकी है वो मेरे हक के पैसे हैं, बिकॉज मैंने काम किया है पर पैसे अभी आने के बाकी है। ठीक है। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस। समझ में आया। ठीक है। तो एडवांस में जो पैसे मिले थे इसलिए उसको माइनस किए, और जो मेरे हक के मुझे मिलने के बाकी है वो मैं ऐड करूँगी। ठीक है। तो मुझे जो पैसे मिलने वाले हैं वो मेरे खुद के हक के बनते हैं, इसलिए वो मेरा क्या हो गया, असेट्स हो गया। तो इनकम रिसीवेबल को मैं किस तरफ लिखूंगी, क्रेडिट की तरफ लिखूंगी, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में हम लोग हमारी इनकम और गेन को पोस्ट करते हैं ना, हम लोग उसको हमारे नॉमिनल रूल के हिसाब से ट्रीट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है। तो जो भी इनकम एंड गेन है उसको हम लोग पीसी में लिखते हैं, तो जो रिसीवेबल इनकम होगी उसको भी हम लोग पीसी में लिखेंगे, प्लस कर देंगे उस इनकम के नीचे। ओके। जैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, एनीथिंग दैट इज रिसीवेबल उसको हम लोग असेट्स में लिखेंगे और दूसरा पीसी में लिखेंगे। नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स के वो मैं आपको फॉर्मूला के साथ बताऊंगी। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर द सेम। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वो भी फॉर्मूला के साथ ही बताती हूँ आपको। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन इज व्हाट, द वेयर एंड टेयर इन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ योर असेट्स। ठीक है। वो एक्चुअल लॉस नहीं होता है बट वी एस्टिमेट के, क्योंकि मेरी मशीनरी की लाइफ 10 साल की थी तो एक साल में उसका इतना वेयर एंड टेयर हुआ, उसकी वैल्यू इतने रुपए से कम हुई, तो हम क्या करते हैं, हमारे असेट्स में से उतने रुपए को माइनस कर देते हैं, राइट। तो अगर मेरे असेट्स की वैल्यू कम हुई तो वो मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ। इसलिए मैं डेप्रिशिएशन का इफेक्ट कहाँ देती हूँ, एक प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और दूसरा इफेक्ट हम लोग असेट्स में से लेस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोगों ने ये किया है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोग ने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया था, उसके अंदर हम लोगों ने ये किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर बिजनेस उसको इंटरेस्ट देती है, तो बिजनेस इंटरेस्ट दे रही है तो बिजनेस के लिए वो इंटरेस्ट क्या हो गया, खर्चा हुआ कि इनकम हुआ, खर्चा। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, बिकॉज खर्चे को डेबिट में लिखते हैं। ठीक है। तो एक इफेक्ट होता है उसका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा, तो हम लोग ने दूसरी पोस्टिंग कहाँ की थी, हम लोग ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाए थे, तो हम लोग कैपिटल को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट की तरफ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट की तरफ। ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट हमने जो भी बनाया है उसके क्रेडिट की तरफ हम लोग उसको पोस्ट करेंगे, या फिर आप उसको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में ऐड कर सकते हो। कुछ कुछ लोग डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को बैलेंस शीट में ही ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं। तो अगर आप नहीं बना रहे हो, उस मेथड से कर रहे हो, तो आप लाइबिलिटीज़ के तरफ जहाँ पर भी आपने पार्टनर्स कैपिटल लिखा है उसी के नीचे आप उसको ऐड करोगे। जैसे आप लोग 11th स्टैंडर्ड में करते थे ना, कि कैपिटल लिखा, उसके अंदर लेस ड्राइंग, ऐड नेट प्रॉफिट, ये जो हमारा मेथड होता था। तो 12th में भी उस तरीके से कुछ सम्स किए जा सकते हैं, मतलब कुछ लोग वो फॉर्मूला प्रेफर करते हैं, बट वी प्रेफर टू डू इट सेपरेटली। हम लोग कैपिटल अकाउंट अलग से ही बनाएंगे।
नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये भी हम लोगों ने किया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। व्हाट इज ड्राइंग? पार्टनर्स ने बिजनेस में से जो भी पैसे विड्रॉ किए हैं वो है ड्राइंग। बिजनेस बोलता है कि जब आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो आप लोग बिजनेस में से पैसे उठा रहे हो तो आपको भी इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, राइट? तो बिजनेसमैन जब इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो बिजनेस के लिए क्या हो गया? इनकम। इसलिए हम उसको कहाँ पोस्ट करेंगे? तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट में पोस्ट किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कहाँ पोस्ट करेंगे? क्रेडिट में, इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वाई? बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम, ठीक है। लेकिन जो पार्टनर है उसके खुद के लिए तो वो खर्चा है ना, बिजनेस के लिए वो इनकम है, तो पार्टनर के लिए वो खर्चा है। तो पार्टनर के खर्चे को हम लोग कहाँ पोस्ट करते हैं? उसके डेबिट में। हम लोग ड्राइंग को किस तरफ लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ही लिखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। लोन टेकन, बिजनेस ने अगर लोन लिया है उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, तो वो इंटरेस्ट बिजनेस का क्या हो गया? खर्चा। हमने लोन लिया है और अगर हम लोन के ऊपर ब्याज भर रहे हैं तो वो हमारा खर्चा है ना। तो खर्चे को कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। एक तो पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और दूसरा हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस तरफ? लाइबिलिटीज़ की तरफ, क्योंकि लोन हम कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटीज़ में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी जो है वो भी हम लोग उस लाइबिलिटी की तरफ ही लिखेंगे, उस लोन के नीचे लिखेंगे। अगर लोन ऑलरेडी दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग उसी लोन के नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ऑन लोन गिवन। ज़रूरी नहीं हम लोग हमेशा लोन ले ही, हम कभी कभी किसी को लोन दे भी सकते हैं। तो अगर हम किसी को लोन देते हैं तो वो हमें इंटरेस्ट देगा, तो अगर वो हमें इंटरेस्ट देगा तो वो हमारी क्या हो गई? इनकम। तो हमारी इनकम को हम कहाँ पोस्ट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? असेट्स में। जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन का तो हम लोग लाइबिलिटीज़ में लिख रहे हैं। तो अगर हमने किसी को लोन दिया, उसका इंटरेस्ट अगर हमको मिल रहा है तो वो हमारे एसेट्स की तरफ आएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर उसी तरीके से हमने कहीं अगर इन्वेस्टमेंट करके रखी है, हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ पोस्ट होती है? असेट्स में। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी असेट्स में ही होगी उसके नीचे, ठीक है। हम उसे ऐड कर देंगे बैलेंस शीट में उसके नीचे। नेक्स्ट इज इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हमने हमारे गुड्स को इंश्योरेंस करके रखा था, गोडाउन में जितना भी सामान रखा है उसका इंश्योरेंस करके रखा था। अब उस गोडाउन में किसी चीज़ के वजह से आग लग गई तो हमारे सारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। मैंने ये भी आप लोगों को एडजस्ट, वो जो ट्रायल बैलेंस और वो करते समय समझाया था, उसके अंदर मैंने आपसे क्या एग्जांपल दिया था कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि गुड्स जो मेरे डिस्ट्रॉय हुए उसका मैंने या तो इंश्योरेंस कराया था या तो इंश्योरेंस नहीं कराया हो सकता है। अगर मैंने मेरे गोडाउन में जो लाख रुपए का सामान है उसका इंश्योरेंस नहीं कराया और अगर उसमें आग लग गई तो पूरा का पूरा मेरा नुकसान हुआ, मुझे उसमें से 1 रुपया भी रिटर्न मिलने वाला है कहीं से? नहीं। तो मेरा पूरा 1 लाख रुपीज़ का गुड डिस्ट्रॉय हुआ। 1 लाख रुपीज़ का गुड मेरा डिस्ट्रॉय हुआ, उसके वजह से मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज़ से कम होगा कि नहीं होगा? तो मैंने आपसे क्या कहा था? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में हम वो सारी आइटम्स पोस्ट करते हैं जिस वजह से हमारा क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस होता है, बराबर। तो अगर गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर एंड दे आर अनइंश्योर्ड, इंश्योरेंस नहीं कराया है, तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज़ का मेरा नुकसान होगा। तो उसकी दो पोस्टिंग क्या होगी? एक तो टीसी में जाएगी, ठीक है, पूरे 1 लाख रुपीज़ की, और दूसरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी क्योंकि मेरा लॉस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मैं क्या क्या पोस्ट करती हूँ? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, ठीक है। तो ये था कि पूरा 1 लाख का गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इट वाज नॉट इंश्योर्ड। सेकंड ऑप्शन इज आपका 1 लाख का गुड लॉस्ट बाय फायर तो हुआ बट यू हैड इंश्योर्ड इट। अब आप जब इंश्योरेंस कराते हो ना तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपने इंश्योरेंस करा था उसका पूरा का पूरा पैसा ही इंश्योरेंस कंपनी आपको रिटर्न करे। इंश्योरेंस कंपनी आती है, वो लोग असेस करते हैं उनके ऑफिसर्स आके, एंड देन दे रिमूव एन एस्टिमेट के
कितना लॉस का क्लेम आपको मिलेगा। आपके बोलने से वो लोग सुन नहीं लेंगे कि मैं आपका 1 लाख का नुकसान हुआ, आपने बोला तो वो लोग तुरंत चेक फाड़ के दे नहीं देते हैं। वो लोग अपने सर्वेयर को भेजते हैं और फिर वो लोग असेस करते हैं किस वजह से फायर हुआ, आपने फायर को रोकने के लिए क्या स्टेप लिया, ये सारा पूरा लंबा प्रोसीजर होता है। एंड देन दे कंक्लूड के आप उनके हिसाब से इतने रुपए का नुकसान हुआ है, फिर उतने रुपए का क्लेम आपका ऑनर होगा। तो हो सकता है कि आपने अगर 1 लाख का क्लेम किया है तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें से सिर्फ 80,000 क्लेम को ऑनर किया। ठीक है, तो नेट लॉस कितने रुपए का हुआ आपको? 20,000। तो अब इसके अपने 3 इफेक्ट आएंगे। जब हमारे गुड्स इंश्योर्ड थे और वो लॉस बाय फायर हुए तो उसके हमारे 2 इफेक्ट आए। वो इफेक्ट क्या? एक पीडी में और दूसरा टीसी में। जब मेरे गुड्स इंश्योर्ड थे और वो अगर लॉस बाय फायर हुए तो उसके 3 इफेक्ट आएंगे। 3 इफेक्ट कैसे? तो देखो, सी सपोज आपके 1 लाख के गुड्स लॉस हुए हैं तो आपका क्लोजिंग स्टॉक तो पूरा 1 लाख से कम हुआ है क्या? नहीं। तो आपके टीसी में पूरे 1 लाख की पोस्टिंग होगी। ठीक है, अब उसमें से इंश्योरेंस कंपनी वाले क्लेम कितने रुपए का दे रहे हैं? 80,000। तो 80,000 आपको अभी तक मिल नहीं गए, मिलने वाले हैं। तो जो चीज़ मिलने वाली होती है उसकी पोस्टिंग हम कहाँ करते हैं? असेट्स में। ठीक है, तो वो 80,000 जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के तौर पर देने वाली है 80,000, वो मैं असेट्स में लिखूंगी। ठीक है, अब मेरा नेट लॉस कितने रुपए का हुआ? एक्चुअल लॉस 20,000। तो वो एक्चुअल लॉस जो है 20,000 उसको मैं पोस्ट करूंगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। समझ में आया? यहाँ पर क्या था, पूरा 1 लाख का गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर हुआ और मैंने कुछ इंश्योरेंस करा के रखा नहीं था, तो पूरा का पूरा 1 लाख का गुड्स भी गया। इसके लिए 1 लाख मैंने टीसी में डाले और पूरे के पूरे 1 लाख ही मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाले, बिकॉज दैट इज माई एक्चुअल लॉस। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इवन अ सिंगल रुपीज फ्रॉम एनी वन। बट इफ आई हैड इंश्योर्ड माई गुड, देर आर पॉसिबिलिटीज दैट आई विल गेट समथिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो I made a claim for 1 lakh rupees, but the company honored the claim of only 80,000. Fine, 80,000 to 80,000. ठीक है, तो 80,000 which I am going to receive as a claim, I will post in the asset side because it is receivable yet not received. And 20,000 is an actual loss which I am not going to get from anyone, which I have to bear. So it is my actual loss. तो मैंने वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा। और क्योंकि 1 लाख का पूरा माल जल गया तो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर तो 1 लाख रुपए का प्रभाव पड़ने वाला ही है, तो वो मैं टीसी में लिख रही हूँ। समझ में है आपको 2 पॉसिबिलिटीज? नेक्स्ट, गुड्स स्टोलन। गुड्स चोरी हो गए तो इसके वजह से भी क्लोजिंग स्टॉक ही अफेक्ट होगा कि नहीं? माल तो गया कि नहीं गोडाउन में से? तो गोडाउन में से माल जिस किसी कारण की वजह से कम हो रहा है उसकी पोस्टिंग हम लोग टीसी में करते हैं, चाहे वो सेल्स ही क्यों ना हो। इसीलिए सेल्स को हम लोग टीसी में फर्स्ट आइटम लिखते हैं ना, बिकॉज सेल्स इज द फर्स्ट कॉज फॉर द रिडक्शन ऑफ योर स्टॉक, राइट। तो स्टोलन गुड्स है तो उसका एक इफेक्ट हो जाएगा आपका टीसी और दूसरा इफेक्ट आपका हो जाएगा पीडी। वाई? बिकॉज गुड्स अगर चोरी हो गए तो पूरा लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो लॉस को हम लोग पीडी में लिखेंगे और क्योंकि गुड्स उतने रुपए से कम हुए हैं इसलिए हम लोग उतना रुपया टीसी में लिखेंगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो वो हमारी क्या है? एडवर्टाइजमेंट है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वो प्रोफोमा समझते समय डिस्कस की थी, क्योंकि ये सारी पोस्टिंग उसमें आती है ना। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के तौर पर अगर मैंने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वो मैंने एक्चुअली क्या किया है? एडवर्टाइजमेंट किया है। तो एडवर्टाइजमेंट का भी तो मेरा खर्चा ही है ना, इसलिए एक इफेक्ट हो जाएगा पीडी में और दूसरा इफेक्ट टीसी में। क्यों? क्योंकि मैं सैंपल के तौर पर गुड्स दे रही हूँ, तो उसके वजह से मेरा स्टॉक तो कम होने वाला है कि नहीं, तो मेरा टीसी में जाएगा उसका सेकेंड इफेक्ट। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए, गुड्स तो कम हुआ, गुड्स कम हुआ तो उसकी एक पोस्टिंग हमारी टीसी में आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, तो एक पोस्टिंग हो गई उसके टीसी में। ये भी लोग 2 तरीके से करते हैं। एक तरीका है कि टीसी में लिखो डायरेक्टली के गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं परचेज में से लेस कर देते हैं। ठीक है, दोनों भी राइट है। क्यों? क्योंकि चाहे आप परचेज में से लेस करो या आप गुड्स विड्रॉन बोल के अलग से लिखो, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द सेम इफेक्ट। ओके, एंड उसकी सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगी? अब पार्टनर्स ने गुड विड्रॉ किया है
तो पार्टनर के खाते में उतने पैसे कम करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? तो हम पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट की तरफ लिखेंगे, क्योंकि उसने अगर गुड्स विड्रॉ किया है तो उसने क्या की है? ड्राइंग की है। तो ड्राइंग को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डेबिट के तौर पर बताते हैं। ठीक है, तो हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डेबिट की तरफ बताएंगे। नेक्स्ट इज अनरिकॉर्डेड परचेज। व्हाट इज अनरिकॉर्डेड परचेज? कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस में जो परचेज दिया है उसके अलावा एडजस्टमेंट में नीचे एडिशनल परचेज बता दिया होता है कि एक्स्ट्रा परचेज किया था। अभी देखो, ये एक बात याद रखो, अनरिकॉर्डेड परचेज है तो उसके वजह से कौन बढ़ा? हमने जिससे परचेज किया वो हमारा कौन था? सप्लायर। तो वो हमारा कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ कि नहीं? बिकॉज हमने क्रेडिट पे उससे माल लिया है। तो अगर मेरा परचेज बढ़ा तो मेरे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो जिसको मैंने सेल किया है उससे मुझे पैसे मिलने वाले हैं, तो वो मेरा कौन है? डेटर। तो अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स आया, सेल्स बढ़े तो कौन बढ़ते हैं? डेटर। रिमेंबर, परचेज बढ़ता है तो क्रेडिटर बढ़ता है और सेल्स बढ़ता है तो डेटर बढ़ता है, क्योंकि हम जिसको सेल करते हैं वो है हमारे कस्टमर जो हमको पैसे देने वाले हैं। तो जो हमको पैसे देने वाले हैं वो है हमारे डेटर। ठीक है, और हमने जिससे परचेज किया है वो है हमारे सप्लायर, उनको हमें पैसे चुकाने हैं। तो हमको जिनको पैसे चुकाने हैं वो हमारे कौन है? क्रेडिटर। समझ में आया? तो अगर अनरिकॉर्डेड परचेज आया तो उसके दो इफेक्ट क्या होंगे? एक तो ऐड टू परचेज, परचेज के नीचे हम लोग प्लस कर देंगे, और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा हम लोग क्रेडिटर के तरफ भी प्लस कर देंगे। अभी देखो यहाँ पर दोनों भी जगह पर प्लस कर रहे हो, परचेस में भी ऐड कर रहे हो और क्रेडिटर में भी ऐड कर रहे हो। लेकिन देखो क्रेडिटर क्या है? क्रेडिटर इज लायबिलिटी। आप क्रेडिट की तरफ कुछ प्लस कर रहे हो मतलब आप उसको माइनस इफेक्ट ही दे रहे हो ना, राइट? और आप यहाँ पर परचेज जो है उसे प्लस कर रहे हो डेबिट की तरफ, मतलब आप डेबिट में कुछ ऐड कर रहे हो मतलब आपने उसको डेबिट इफेक्ट दिया। और आप जब क्रेडिट में कुछ प्लस कर रहे हो मतलब आपने उसको क्रेडिट इफेक्ट ही दिया है। सेम इफेक्ट हो रहे हैं, मतलब एक पोस्टिंग आपकी डेबिट में हुई और दूसरी पोस्टिंग आपकी क्रेडिट में ही हुई है। हमेशा ये याद रखना है कि एक डेबिट इफेक्ट होगा और एक क्रेडिट इफेक्ट होगा, क्योंकि आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए, क्रेडिटर्स जो है वो माइनस थे, ठीक है, और वो बढ़ गए, तो आपने उसको ऐड करना है, इसलिए माइनस माइनस प्लस। क्योंकि क्रेडिटर से फॉर एग्जांपल आपके पहले 10,000 थे, अभी और 10,000 के क्रेडिटर बढ़ गए तो आपको 20,000 करना है, तो माइनस 10,000 के अंदर माइनस 10,000 करोगे तभी 20,000 होगा ना। अगर माइनस 10,000 के अंदर आप प्लस 10,000 करोगे तो प्लस माइनस माइनस होके 0 हो जाएगा, करेक्ट? तो आपको ये याद रखना है कि अगर परचेज बढ़ रहा है तो क्रेडिटर को बढ़ाना है, ठीक है? तो क्रेडिटर हम लोग कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटीज़ की तरफ लिखते हैं, इसलिए हम लोग उसको ऐड करेंगे। अनरिकॉर्डेड सेल्स था तो उसके वजह से कौन बढ़ा? डेटर्स बढ़ा। डेटर्स हम लोग कहाँ लिखते हैं? असेट्स में लिखते हैं, ठीक है? तो एक इफेक्ट हो जाएगा असेट्स में हम लोग लिखेंगे, और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा हम लोग सेल्स को ऐड कर देंगे, ऐड टू सेल्स। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये ऐसा होता है कि जैसे आपका मशीनरी था, मशीनरी का इंस्टॉलेशन चार्जेस है, या मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए वेजेस वगैरह मज़दूर लोगों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो आपको उसको कैपिटल के अंदर ही ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप नई मशीनरी लेकर आ रहे हो। नई मशीनरी लेके आते समय उसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस हुए, तो वो सब चीज़ का खर्चा आप मशीनरी के अंदर ही लगाओगे ना, कि मेरे मशीनरी मेरे को इतने में पड़ी। सिंपल एग्जाम्पल, मैंने एक ड्रेस मटेरियल लिया, ठीक है, तो मैं ड्रेस मटेरियल लेके ड्रेस को स्टिच कराऊंगी और फिर पहनूंगी। तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि आपको ये ड्रेस कितने में पड़ा, ये आपका ये ड्रेस कितने का है, तो आप दोनों को प्लस करके ही बोलोगे ना, फैब्रिक का जो कॉस्ट हुआ प्लस उसके स्टिचिंग चार्जेस, राइट? तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल हो गई है, ओके? तो इसके अंदर आप क्या बोला है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया है तो आपको उसको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। मतलब वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी एडेड टू द मशीनरी अकाउंट। अगर उसमें ऐड ना करके वेजेस में डाला है तो आपको वेजेस में से उसको माइनस करना पड़ेगा और आपको उसको मशीनरी में प्लस करना पड़ेगा। समझ में आया? क्योंकि वो मशीनरी के इंस्टॉलेशन का चार्जेस था तो उसको मशीनरी में ही डालना पड़ेगा, वो वेजेस नहीं है, रूटीन मजूरी नहीं है। किस चीज़ की मजूरी है?
मशीन इंस्टॉलेशन की मजूरी है। तो आप उसको आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको उसको डिडक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द वेजेस, और आपको उसको ऐड करना पड़ेगा टू द मशीनरी। समझ में आया? और अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इसका ऑपोजिट। यहाँ पर क्या था, मशीनरी का खर्चा वेजेस में डाला था, तो आपने क्या किया, मशीनरी में ऐड किया और वेजेस में से लेस किया। यहाँ पर उसका उल्टा है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐड करना पड़ेगा, मतलब वेजेस को वेजेस में ऐड करना पड़ेगा और मशीनरी में से लेस करना पड़ेगा। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। व्हाट इज़ बिल्स रिसीवेबल? मैंने आपसे क्या कहा था कि हम किसी को क्रेडिट में सेल करते हैं कोई भी चीज़, तो वो लोग हम लोगों को एक प्रॉमिसरी नोट लिख कर देते हैं ना, कि इतने महीने के बाद मैं आपको इतने इतने रुपए दूंगी या दूंगा, तो वो है आपका बिल्स रिसीवेबल, राइट। तो बिल्स रिसीवेबल किसी ने हमें बोल के रखा था कि मैं आपको 2 महीने के बाद देने वाला हूँ, और 2 महीने के बाद जब आप उसके पास गए तो उसने वो ऑनर नहीं किया, उसने पे नहीं किया, तो वो क्या हो गया, डिसऑनर। आप अपने बिल्स रिसीवेबल को कहाँ लिखते हो, असेट्स के तरफ। ठीक है, बैलेंस शीट में असेट्स के तरफ लिखते हो। तो आप उसको क्या करोगे, इसके दोनों भी इफेक्ट है ना असेट्स में ही जाएंगे। किस तरीके से, एक इफेक्ट हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल में से माइनस। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल से माइनस क्यों, क्योंकि इस महीने या इस साल आपको 10 लाख रुपीज़ का बिल रिसीवेबल आने वाला था, उसमें से 1 लाख का बिल रिसीवेबल जो है वो भी उसने डिसऑनर किया, तो अभी आपको कितने मिलेंगे, खाली 9 लाख। तो आपको 10 लाख में से 1 लाख माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो आप बिल्स रिसीवेबल जहाँ लिखा है आपने असेट्स में, उसके नीचे से उसको माइनस कर दोगे, माइनस करोगे और लिखोगे लेस डिसऑनर्ड। ठीक है, और आउटर कॉलम में 9 लाख लिखोगे। लेकिन आप उसको छोड़ दोगे, 1 लाख रुपीज़ उसने अभी नहीं दिया, आप उसको छोड़ दोगे, नहीं छोड़ेंगे हम। ठीक है, क्यों छोड़ें, हमारे हक के पैसे हैं, तो हम उसको वापस क्लेम करेंगे ना, उसको बोलेंगे ना, क्योंकि वो हमारा कस्टमर था, उसको हमें वो पैसे चुकाने के थे, उसने अभी नहीं चुकाए हैं, लेकिन हम उसको वापस उससे डिमांड करेंगे वापस। तो हमारा कौन बढ़ गया, डेटर बढ़ गया। डेटर कौन है, जिससे हमको पैसे आने वाले हैं। ठीक है, समझ गए आप। तो बिल्स रिसीवेबल जब डिसऑनर होता है तो उसके 2 इफेक्ट क्या होता है, एक इफेक्ट होता है हम बिल्स रिसीवेबल में से लेस करेंगे। ठीक है, डिडक्ट द अमाउंट, डिडक्ट मतलब लेस, किस में से लेस करेंगे, बिल्स रिसीवेबल में से। और दूसरा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किसके अंदर ऐड करेंगे, डेटर के अंदर। ये दोनों भी चीज़ें असेट्स की तरफ ही हो रही है, देखो एक ही तरफ, लेकिन एक बार हम कर रहे हैं माइनस और एक बार हम कर रहे हैं प्लस। मतलब हमने जब माइनस किया तब हमने कौन सा इफेक्ट दिया, क्रेडिट इफेक्ट, और जब हम प्लस कर रहे हैं तब हम कौन सा इफेक्ट दे रहे हैं, डेबिट। मैंने कहा था ना 2 इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट के। तो यू कैन सी दो द पोस्टिंग इज इन द सेम प्लेस, पर एक बार प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है। समझ में आया। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल डिसऑनर। हमेशा सामने वाला ही बिल डिसऑनर करे ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी अपने से भी हो जाता है। हो सकता है किसी कारणवश हमारे पास उस समय पैसे नहीं हैं, राइट, तो हमारा उस समय हमने जो कमिटमेंट की थी वो हम लोग पूरी नहीं कर पाए, तो हमारा बिल डिसऑनर हुआ। किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, साइन में मिस्टेक की वजह से हो सकता है, इनसफिशिएंट बैलेंस की वजह से हो सकता है, देयर आर न्यूमरस कॉजेस फॉर इट। तो अगर बिल्स पेएबल डिसऑनर हुआ तो कौन बढ़ जाएगा, क्रेडिटर बढ़ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल किससे एसोसिएटेड होते हैं, बिल्स रिसीवेबल इज एसोसिएटेड विथ योर डेटर एंड बिल्स पेएबल इज एसोसिएटेड विथ योर क्रेडिटर्स। जब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो कौन बढ़ गया, क्रेडिटर, और जब बिल्स पेएबल डिसऑनर हुआ तब कौन बढ़ जाएगा, क्रेडिटर। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होने पर बढ़ता है डेटर और बिल्स पेएबल डिसऑनर होने पर बढ़ते हैं क्रेडिटर। ठीक है, तो जब बिल्स पेएबल डिसऑनर हुआ तो हम क्या करेंगे, पहला हम लोग बिल्स पेएबल में से अमाउंट को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग ने रिसीवेबल में से माइनस किया, उसी तरीके से यहाँ पर पेएबल में से माइनस करेंगे। बिल्स पेएबल किस तरफ लिखा जाता है, लाइबिलिटीज़ की तरफ। एक इफेक्ट हो जाएगा, माइनस करो किस में से, तो बिल्स पेएबल में से, और दूसरा इफेक्ट है उसका क्या होगा, हम लोग ऐड करेंगे, किसको प्लस करेंगे, क्रेडिटर को, क्योंकि क्रेडिटर बढ़ गए ना। जैसे हम हमारे डेटर को छोड़ेंगे नहीं,
वैसे हमारा क्रेडिटर हमें छोड़ेगा कि भले ठीक है तूने नहीं अभी पे किए तो कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, कोई नहीं भूलता है, राइट। सो दिस इज द इफेक्ट फॉर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। नेक्स्ट इज डिफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 5 ईयर्स। कोई कोई एक्सपेंसेस जो हम लोग ने बहुत ज़्यादा साल के पे करके रखे हैं, जैसे 5 साल का एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक साथ में पे करके रखा है, तो हम लोग ऐसे एक्सपेंसेस को बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू क्यों? बिकॉज इट इज़ रूटीन इन नेचर बेसिकली, एंड डिफर्ड इसके लिए बिकॉज इट इज़ मेड फॉर मोर देन 1 ईयर्स। जैसे 5 साल के लिए हम लोगों ने जो आप देखते हो कि हाईवे पे वगैरह जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगती है, बस स्टॉप्स वगैरह है, रेलवेज है यहाँ के पास, तो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए मैंने पे किया है, बट आई हैड पेड फॉर 5 ईयर्स। तो वो पूरे 5 साल का खर्चा मैं 1 साल में से निकालूंगी क्या? मुझे 1 साल में से निकालना चाहिए। 5 साल के लिए मैंने 5 करोड़ रुपए पे किए हैं, तो मैं मेरे इस साल के मुनाफे में से 5 करोड़ माइनस करूंगी, क्या ये सही है? तो मेरा इस साल का तो प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, प्रॉफिट होने के बावजूद भी लॉस बताएगा, ठीक है। मैंने वो एक्सपेंस 5 साल के लिए किया है, मुझे उसका फ़ायदा 5 साल तक मिलने वाला है क्या नहीं वो सर्विस, तो मुझे वो एक्सपेंसेस को भी 5 साल में डिवाइड करना चाहिए। पूरा का पूरा 5 करोड़ रुपया मैं 1 साल में माइनस नहीं करूँगी, मैं इस साल सिर्फ 1 करोड़ ही लूँगी इसमें से। समझ में आया? मैंने 5 साल के लिए अगर 5 करोड़ पे किए हैं तो मैं इस साल सिर्फ 1 करोड़ ही माइनस करूँगी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी का 4 करोड़ जो है ना वो मैं बैलेंस बताऊँगी मेरे असेट्स में, क्योंकि 4 साल का एक्स्ट्रा पैसा मैंने पे किया है। अगर कल को वो सामने वाली कंपनी बंद हो रही है तो वो लोग मुझे मेरे ये 4 करोड़ का एडजस्टमेंट करके देने के लिए लायबल है ना, तो एक्स्ट्रा जो 4 करोड़ मैंने पे किया वो था मेरा असेट्स, क्योंकि वो एडवांस में मैंने किसी को पे किया है। और इस साल का एक्चुअल खर्चा है 1 करोड़, इसलिए मैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ 1 करोड़ बताऊंगी। तो उसकी इफेक्ट क्या होंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, 5 साल का था तो 5 साल में से सिर्फ 1 साल का भी बताना है, तो मैं -4 साल का करूँगी, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं क्या करूँगी, माइनस करूँगी फॉर 4 ईयर्स, और 1 ईयर का ही आउटर कॉलम में बताऊँगी, ठीक है। और जो 4 ईयर्स का मैं असेट्स के तरफ प्लस बताऊँगी, मतलब असेट्स के तरफ मैं 4 ईयर्स का जो भी पैसा था वो यहाँ पर बताऊँगी। समझ में आया? रेवेन्यू रिसिप्ट्स इंक्लूडेड इनटू कैपिटल रिसिप्ट्स, जैसे वहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में बताया था ना, वैसे ही इसमें है। एग्जाम्पल दिया है वो लोगों ने, सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडेड इन द सेल्स ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का सेल जो है वो कैपिटल है, ठीक है, और गुड्स जो है वो हमारा रेवेन्यू है, ठीक है। क्योंकि देखो कैपिटल रेवेन्यू में क्या फ़र्क है, वो चीज़ जो वंस इन अ वाइल ऑफ द कंपनी होती है दैट इज़ कैपिटल, और वो एक्सपेंसेस जो हमारा रूटीन है दैट इज़ रेवेन्यू, समथिंग दैट इज़ रिकरिंग इज़ रेवेन्यू, ठीक है। जैसे कि फर्नीचर लेना, मैं रोज़ रोज़ फर्नीचर नहीं लूँगी, मेरे रोज़ रोज़ फर्नीचर चेंज करूँगी नहीं, वो वन टाइम एक्सपेंस है। मैंने मेरी ऑफिस सेटअप की तो मैं जो भी फर्नीचर मैंने सेटअप किया वो मैं एक बार करूँगी, ठीक है, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, बिकॉज वो वन टाइम एक्सपेंडिचर है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करना, ठीक है, मेंटेनेंस पे करना बिल्डिंग का, ये मेरा हर महीने का काम है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है। समझ में आया कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस? तो यहाँ पर वो लोग ने एग्जाम्पल क्या दिया है कि गुड्स बेचे और उसको किसके अंदर इंक्लूड कर दिया गलती से, फर्नीचर के अंदर, तो वो रॉन्ग है ना। फर्नीचर नहीं बेचा है, गुड्स बेचा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर में से लेस करना पड़ेगा। तो हम एक इफेक्ट क्या करेंगे, लेस फ्रॉम द फर्नीचर, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, फर्नीचर के अकाउंट में उसको डाल दिया, गुड्स नहीं बेचे हैं, गुड्स बेचे हैं, फर्नीचर नहीं बेचा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेल ऑफ गुड्स को हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया इन द सेल ऑफ फर्नीचर, तो हम लोग लेस करेंगे, लेस टू फर्नीचर ऑन द असेट साइड्स। और दूसरा हम क्या करेंगे, तो टीसी में बताएंगे, सेल्स के अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि सेल की है ना, गुड्स सेल की है, तो हमारी सेल्स बढ़ी कि नहीं, तो हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड टू सेल्स इन द ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। सेकेंड, कमीशन टू द पार्टनर्स एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट।
वो भी हम लोगों ने वो फर्स्ट 4 सम्स किए थे इस चैप्टर के, उसके अंदर एक एग्जांपल ऐसा दिया था कि कंपनी का जितना भी सेल हुआ उसमें से 5% का कमीशन किसी एक आधे पार्टनर को दे रहे हैं। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से या ग्रॉस सेल्स में से किसी भी पार्टनर को एज अ कमीशन पैसे दिए जा रहे हैं तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है कि नहीं है, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पोस्ट करेंगे। और दूसरा इफेक्ट उसका कहाँ जाएगा, पार्टनर को जो भी चीज़ मिलने वाली है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा। समझ में आया? तो ये सारे हैं हमारे एडजस्टमेंट। ओके, ओके, नाउ वी मूव अहेड टू द हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट किसको बोलते हैं? तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी रहती है जिससे हमें पता चलना चाहिए कि वो हिडन एडजस्टमेंट है। जो ट्रायल बैलेंस खत्म होने के बाद नीचे लिखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो आपकी रूटीन एडजस्टमेंट हुई। और जो इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के अंदर ही कुछ ऐसी दी है उससे देखकर हमें समझ में आना चाहिए कि वो हिडन एडजस्टमेंट है, इसलिए वो चुपके से दी है, इनडायरेक्टली दी है, इसलिए उसका नाम है हिडन एडजस्टमेंट। एग्जाम्पल, सैलरीज लिखी है ट्रायल बैलेंस में और बाजू में ब्रैकेट में लिखा है फॉर 10 मंथ्स, मतलब सैलरी वहाँ पर जो लिखी गई है वो सिर्फ 10 महीने की दी है। मैंने आपसे क्या कहा कि हमको तो पूरे साल का हिसाब करना है ना, बिकॉज फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो उसमें से अगर वो लोगों ने सिर्फ 10 महीने की ही ट्रायल बैलेंस में लिखी है, इसका मतलब हमें ये समझ जाना है कि 2 महीने की आउटस्टैंडिंग है। समझ में आया? तो 2 महीने की आउटस्टैंडिंग को हम लोगों को तो पे करना पड़ेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस में जो खर्चा वो लोग ने सैलरी का बताया या रेंट का बताया वो लोग ने 10 महीने का ही चुकाया है, मतलब 2 महीने का चुकाने का बाकी है। तो चुकाने का बाकी है मतलब वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या इफेक्ट होता है? एक तो हम ऐड करेंगे या तो सैलरी में या तो रेंट में, जो भी हमारा बाकी है, और दूसरा इफेक्ट हम कहाँ डालेंगे? लायबिलिटी में, क्योंकि वो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर। इंश्योरेंस प्रीमियम यूजुअली इज पेड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। अभी उसके अंदर लिखा है डेट। कभी भी देखो ट्रायल बैलेंस में अगर मंथ की इंफॉर्मेशन दी, अगर कुछ परसेंटेज बोल के लिखा है या कोई डेट दी है, मतलब समझ जाओ कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वो हिडन एडजस्टमेंट है। समझ में आया? अभी यहाँ पर बोला है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 1 ईयर के लिए और एंडिंग है 30 जून। सी, 30 जून एंडिंग तक का वो लोगों ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज कभी होता है? 31 मार्च को, बराबर। मतलब कितने समय का एक्स्ट्रा पे किया वो लोगों ने? मार्च के बाद आया जून, मार्च के बाद अप्रैल, मई एंड जून, 3 महीने का एक्स्ट्रा पे किया है ना, क्योंकि हमें 31 मार्च तक का जो खर्चा है वही लेना है। और यहाँ पर ये लोग ने इंश्योरेंस पे किया है टिल 30 जून, मतलब 3 महीने का एक्स्ट्रा है। वो जो अमाउंट है वो इस साल का नहीं है, वो 3 महीने का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 महीने की अमाउंट कितनी है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे इस साल के खाते में सिर्फ इस साल का ही खर्चा लेना है। समझ में आया? तो मैं 3 महीने का जो एक्स्ट्रा है, तो 3 महीने का क्या हो गया? प्रीपेड हो गया। ठीक है, तो प्रीपेड को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं ना। तो मैं इंश्योरेंस में से 3 महीने की अमाउंट को माइनस करूंगी और वो 3 महीने के अमाउंट को मैं असेट्स के तौर पर बताऊंगी, क्योंकि वो मैंने एडवांस में पे कर दिया है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर 4 ईयर्स, जैसे वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने आपको बताया था, 5 साल का 5 करोड़ पे किया, तो 1 साल में मेरे को 1 करोड़ ही बताना है, तो 4 करोड़ मैं माइनस करूँगी। उसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मैंने किया है तो 4 साल के लिए का है, मुझे 4 साल का खर्चा इस साल में बताना नहीं है, इस साल में मुझे 1 ही साल का खर्चा बताना है। तो मैं क्या करूँगी? 4 साल का 4 लाख रुपया अगर बताया तो 1 साल का कितना हुआ? 1 लाख। 4 साल का 4 लाख है तो 1 साल का 1 लाख, मतलब इस साल मुझे सिर्फ 1 लाख का ही खर्चा रहना देना है, बाकी का 3 लाख का खर्चा एक्स्ट्रा है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करूँगी? 1/4 अमाउंट, 4 साल का है ना, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1/4, मल्टीप्लाई बाय 1/4 करो या डिवाइड बाय 4 करो डायरेक्टली, इट इज़ वन एंड द सेम। ठीक है, तो 1/4 अमाउंट जो है उसको हम लोग डेबिट में बता देंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब मेरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो 4 लाख का होगा उसमें से मैं -3 लाख करूँगी और आउटर कॉलम में 1 लाख रहने दूंगी, और जो 3 लाख एक्स्ट्रा है उसको मैं कहाँ बताऊँगी? असेट्स में। समझ में आया? देन रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ्स, 11 महीने का ही रेंट रिसीव्ड किया है, तो 1 महीने का बाकी रहा कि नहीं बाकी रहा? तो 1 महीने का और आने वाला बाकी है, तो जो आने वाला बाकी है वो इनकम है। और वैसे भी लिखा है रेंट रिसीव्ड, मतलब पीसी में है,
तो 1 महीने का हम लोग ऐड भी पीसी में ही करेंगे, बराबर। ऐड करेंगे, रेंट को ऐड करेंगे फॉर 1 मंथ, क्योंकि 11 महीने का आया, मतलब 1 महीने का बाकी है। और कहाँ करेंगे, तो क्रेडिट साइड पीसी। जो आने का बाकी है वो मेरा क्या है, असेट्स है ना, तो सेकंड इफेक्ट उसका जाएगा असेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज 10% लोन। अभी देखो यहाँ पर परसेंटेज दिया है, मतलब समझ जाना है कि मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये हिडन एडजस्टमेंट है। अब उसी के साथ साथ वो लोग ने तारीख भी ली है, ये बताने के लिए कि लोन कभी लिया है, ताकि मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ उतने ही पीरियड का, ठीक है। दिस इज बोरोड ऑन 1 Jan 2018 एंड अकाउंटिंग ईयर कभी अपना होता है 31 मार्च। मतलब मैंने 1 Jan को बोरो किया तो मुझे 31 मार्च तक 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मैं जितना भी लोन लिया रहेगा उसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगी। से फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख रुपया लिया है, मैंने 1 लाख का लोन लिया है, उसके ऊपर 10% और 3 महीने का लगता है ना मेरा इंटरेस्ट, क्योंकि 1 Jan से 31 मार्च। तो मैं इस तरीके से उसको सॉल्व करूँगी, और जो भी अमाउंट आएगी ना उसको मैं इस लोन को कहाँ लिखती हूँ, मैं लाइबिलिटीज़ में लिखती हूँ। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन को मैं लाइबिलिटीज़ में लोन के नीचे प्लस करूँगी। तो मेरी एक इफेक्ट कहाँ हो जाएगी, उसकी एक इफेक्ट हो जाएगी कि मैं उसे ऐड करूँगी, ठीक है। शो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल। नाउ दिस इज लोन, 10% लोन। शो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन इंटरेस्ट फॉर 3 months ऑन द क्रेडिट ऑफ, ये यहाँ पर रॉन्ग लिखा है, दिस इज अ मिसप्रिंट। ये देखो, ये नीचे वाला ही ऊपर लिखा है, दिस इज अ मिसप्रिंट, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमें इसका एक इफेक्ट क्या करना है, एक इफेक्ट हम लोगों को बताना है पीडी में, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, क्योंकि हमने लोन लिया उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट जब पे करेंगे तो हमारा वो खर्चा है कि नहीं है। और दूसरा इफेक्ट हम उसको कहाँ बताएंगे, तो हम लोग उसे बताएंगे लाइबिलिटीज़ में, और लाइबिलिटीज़ में हम उसको करेंगे प्लस। हमने जो लोन लिया था ना, लोन टेकन, उसके नीचे हम लोग ऐड इंटरेस्ट करके लिखेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन। कहाँ पर, लाइबिलिटीज़ में। समझ में आया। 16% इन्वेस्टमेंट, अभी हमने इन्वेस्टमेंट किया था और उसके ऊपर 16% लिखा है, मतलब मैंने जहाँ इन्वेस्ट किया उसके ऊपर मुझे 16% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। और ये इन्वेस्टमेंट मैंने कभी किया है तो 1 Jan, तो ये भी 3 महीने का मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने 10% कैलकुलेट किया, उसी तरीके से मैं अभी 16% कैलकुलेट करूँगी, और 16% कैलकुलेट करके मुझे जो अमाउंट आएगी 3 महीने का इंटरेस्ट, वो मुझे मिलने वाला है, वो मेरी इनकम है। तो जो मेरी इनकम है वो मैं कहाँ लिखूँगी, पीसी में, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट की तरफ, बिकॉज वो मेरी इनकम है, मिलने वाली है मेरे को। और दूसरी इफेक्ट मेरी क्या हो जाएगी, तो मैंने जहाँ इन्वेस्टमेंट लिखा है ना, 16% इन्वेस्टमेंट मैंने कहाँ लिखा होगा, असेट्स की तरफ, उसी के नीचे मैं उसको ऐड कर दूंगी। समझ में आया। नेक्स्ट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर 10% मुझे मिलने वाला है। तो बिल्कुल इसी तरीके से गवर्नमेंट बॉन्ड इज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, और उसके ऊपर मुझे 10% मिलने वाला है। तो वो 10% की जो अमाउंट होगी उसको मैं मेरे पीसी में लिखूंगी, बिकॉज इट इज़ एन इनकम। और दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा, तो मैं असेट्स में ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स के नीचे लिख दूंगी, ऐड करूंगी, ऐड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीवेबल टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑन द असेट साइड्स। या फिर हम उसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर ही ऐड कर लो या अलग से लिख दो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड। समझ में आया आपको। सो दीज आर ऑल योर एडजस्टमेंट। ये सारी एडजस्टमेंट आप अच्छी तरीके से रेफर करोगे तो आपको कोई सम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ओके नाउ आई विल शो यू द फॉर्मूला। एक फॉर्मूला जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है और दूसरा जो हमारा बैलेंस शीट में होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा बैड डेट का फॉर्मूला होता है, टू बैड डेट, उसके नीचे हम लोग लिखते हैं ऐड न्यू बैड डेट, या फिर जिसको हम लोग फर्दर बैड डेट भी बोलते हैं, न्यू बैड डेट या फिर फर्दर बैड डेट, ठीक है। ऐड न्यू RDD, दैट इज न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन, नहीं,
न्यू आरबीडी दैट इज रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। और इसमें से करेंगे लेस ओल्ड आरडीडी, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब इसमें से ये जो फर्स्ट आइटम है ये वाली और ये फोर्थ आइटम, ये दोनों आपको कहाँ दी होती है? ट्रायल बैलेंस में। ये कहाँ दी रहेगी आपको? ट्रायल बैलेंस में। ये दिया होता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट की तरफ और ये दिया रहता है आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, ठीक है। ओल्ड रिजर्व का मतलब क्या होता है कि हर साल हम लोगों को कोई ना कोई तो टांग देने वाला है। मेरा 10 करोड़ आने वाला था, उसमें से हमेशा पूरा 10 करोड़ आएगा ये जरूरी नहीं है, कुछ शायद न भी आए। तो जो नहीं आने, मैं हमेशा मेरा माइंडसेट पकड़ के चलूंगी कि इतना तो मुझे नहीं आने वाला है, 10 करोड़ में से 1 लाख रुपया छोड़ के चलूंगी। पिछले साल ही मैंने सोचा रहेगा कि अगले साल मेरे को 1 लाख रुपया नहीं आने वाला है, तो जो मैंने पिछले साल सोच के रखा था ना कि मुझे 1 लाख रुपया अगले साल नहीं आएगा, वो है मेरा ओल्ड रिजर्व, जो मैंने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट की तरफ लिख के रखा था। समझ में आया? तो और ये इस साल हुआ बैड डेट जो है वो डेबिट की तरफ लिखा है, ठीक है। बीच की जो 2 आइटम है ये कहाँ दी रहती है? एडजस्टमेंट में। ये दोनों कहाँ दिया रहता है? एडजस्टमेंट में। उसमें से न्यू बैड डेट जो है ना वो अमाउंट में दिया रहता है, अमाउंट में डायरेक्टली दिया रहता है कि 1000 रुपीज वर मोर 1000 रुपीज वर टर्न बैड, डेटर ऑफ 1000 रुपीज टर्न बैड, मतलब समझ जाना है कि वो और फर्दर बैड डेट्स हुआ, ठीक है। और ये जो है न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है, वो हमेशा तुमको परसेंटेज में दिया रहता है। ये परसेंटेज आप किस पे कैलकुलेट करते हो? तो डेटर्स पे कैलकुलेट करते हो। किस पे कैलकुलेट करते हो? डेटर्स पे। समझ में आया? तो ये जो फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसके अंदर फर्स्ट आइटम एंड फोर्थ आइटम जो है वो आपको दी रहती है ट्रायल बैलेंस में। फर्स्ट वाली डेबिट की तरफ लिखी रहती है और फोर्थ वाली क्रेडिट की तरफ लिखी रहती है। बीच की जो 2 है वो हमारे एडजस्टमेंट में से हमें पता चलती है, और उसमें से भी जो सेकंड वाली है दैट इज फर्दर बैड डेट्स, वो अमाउंट के तौर पर डायरेक्टली लिखा रहता है, और थर्ड वाला जो है ना वो परसेंटेज में दिया रहता है हमेशा। समझ में आया? और ये परसेंटेज हम किस में कैलकुलेट करते हैं? डेटर्स पे कैलकुलेट करते हैं। तो ये था प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं बैलेंस शीट का फॉर्मूला बताती हूँ आपको। बैलेंस शीट में हमारा डेटर्स का फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो वो बैलेंस शीट में फॉर्मूला क्या है? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स लिखा रहता है। यहाँ पर हम लोग ने जिस फर्दर बैड डेट्स को प्लस किया है ना, उसी को हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। लेस फर्दर बैड डेट, ठीक है। ये मेरी जो भी अमाउंट थी उसमें से मैं इसको माइनस करूँगी, ठीक है। इसको माइनस करके जो अमाउंट आएगी मैं उसके नीचे लिखूंगी इस तरीके से। और अब ये अमाउंट जो आई ना उसके ऊपर मैं ये वाला कैलकुलेट करूंगी, लेस न्यू आरडीडी। सपोज ये था मेरा 10,000 रुपीज, उसमें से लेस फर्दर बर्थडे पाया 1,000 रुपीज, तो आया 9,000। अब इस 9,000 के ऊपर मुझको 10% आरडीडी बोला है, तो 10,000 मैं 10% को इसके ऊपर नहीं कैलकुलेट करूंगी, इस पर कैलकुलेट करूंगी, ठीक है। तो 10% इज 900, तो आया 8,100 यहाँ पर। समझ में आया आपको? ठीक है। तो ये दोनों चीजें कहाँ से पता चली? एडजस्टमेंट से पता चली। ये वाली, इन दोनों को जो मैं असेट्स में माइनस कर रही हूँ, इन्हीं दोनों को मैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस कर रही हूँ। यहाँ पर प्लस करने का मतलब क्या? मैं मेरा नुकसान कितना हुआ बैड डेट से रिलेटेड वो मैं निकाल रही हूँ, और यहाँ पर मैं माइनस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इतने मुझे आने वाले थे, लेकिन अभी इतने नहीं आके सिर्फ इतने ही आने वाले हैं। एक्चुअल कितने आने वाले वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं कि एक्चुअल डेटर मेरे अभी कितने हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पर ये जो मुझे 900 अमाउंट है वो 900 इधर आएगी और ये 1000 इधर आएगी। समझ में आया?